Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.25. As usual, we are doing cost of goods sold statement. It also includes income statement and collectively it may be called financial statements. हम जैसे ट्रेडिशनली क्या करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका एक ओवरव्यू लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एलिमेंट्स वी शुड इंक्लूड एंड व्हाट एलिमेंट्स वी शुडंट इंक्लूड. यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये आसानी है कि हेडिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर और हम सिर्फ उस हेडिंग को पढ़ सकते हैं. नॉर्मली दिस हेडिंग would not be available for your paper or exams. So it's better to make a habit of reading the question before its solution right from the beginning to the end. 15 से 20 सेकंड लगेंगे but it would be very useful for you. रीडिंग करते ही आपको उस पूरे क्वेश्चन का स्केच पहले अपने माइंड में प्रिपेयर करना है और फिर आपने कॉपी पे करना है और आप ऐसा करके देखिएगा. होपफुली कोई एलिमेंट आपसे क्वेश्चन से मिस नहीं होगा. अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़ है. इन्वेंट्रीज़ हमें पता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ होती हैं. अब क्वेश्चन में हमने देखा है कि क्या मटेरियल से रिलेटेड इन्वेंट्रीज़ हैं, क्या वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड है या फिर फिनिश गुड्स या अकेले मटेरियल से. एक तो ये बात तय होगी, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कोई ना कोई एक इन्वेंट्री है वो हमने फाइंड आउट करनी है. अब क्वेश्चन का ओवरव्यू देखें. यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको शॉक करेगी वो बिगनिंग इन्वेंट्री है, लेकिन उसके साथ सेल प्राइस लिखी हुई है. आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि ऑल इन्वेंट्रीज विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस हैज़ नो रिलेशन विद ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और इवन सेल प्राइस हैज़ नो रिलेशन विद परचेजेस. ये बात तय है कि जो इन्वेंट्रीज़ होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है. इसके लिए सिंपल सी आपने सेंस अपने दिमाग में लेकर आनी है कि अगर इन्वेंट्रीज़ हैं, दोज इन्वेंट्रीज़ वुड नॉट बी सोल्ड आउट अंटिल दे आर अ फिनिश प्रोडक्ट और दे आर फाइनलाइज्ड. तब तक आप उनको नहीं बेचेंगे जब तक वो फाइनलाइज्ड या फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगी. और फिनिश प्रोडक्ट नहीं है तो वो इन्वेंट्री है और इन्वेंट्रीज़ आपके पास होती हैं. आपका अपना स्टोर है, अपना गोडाउन होता है और वहाँ पे आपने उनको रखा होता है. तो ऑब्वियसली यू विल नॉट टेक प्रॉफिट फ्रॉम योर सेल्फ. अपने आप से कोई प्रॉफिट नहीं टेक ओवर करता. बहरहाल हमने अगर फ़र्ज़ करें कि ये पहली दफ़ा आप बात सुन रहे हैं तो इवन देन जस्ट मेक योर माइंड दैट इन्वेंट्रीज़ विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस नहीं होती. इसका दूसरा मतलब ये निकला कि ये गलत दी हुई है. अब उससे आप नेक्स्ट आगे पढ़ें तो परचेज ड्यूरिंग द पीरियड इज़ एट कॉस्ट. राइट, ये ठीक है. परचेजेज वुड आल्सो बी रिलेटेड विद द कॉस्ट प्राइस एंड इफ़ परचेज इज़ गिवन दैट इज़ ऑटोमेटिकली बी अंडरस्टूड द प्राइस विच इज़ गिवन बिसाइड परचेज इज़ कॉस्ट. यहाँ तक ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अब आगे आप पढ़ें तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ फिर सेल प्राइस आपको बता रहा है. दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम. ऊपर वाले स्केयर में देखें बिगनिंग इन्वेंट्री भी सेल प्राइस पे और नीचे वाले स्केयर में देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी सेल प्राइस पे है. सो व्हाट कंक्लूजन यू विल मेक? बोथ इन्वेंट्रीज, अमाउंट ऑफ बोथ इन्वेंट्रीज आर रॉन्ग. दीज इन्वेंट्रीज क्लोजिंग और ओपनिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस नॉट सेल प्राइस. अच्छा, अब जो लास्ट लिखा हुआ है वो नज़र ना भी आ रहा हो तो सेल एट सेल प्राइस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो सेल एट सेल प्राइस है, इट्स ओके, सेल को सेल प्राइस पे ही होना चाहिए. अब हमारे मसले वहीं के वहीं खड़े हुए हैं. हम एक प्रॉब्लम के अंदर हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस इन्वेंट्रीज़ आर गिवन एट सेल प्राइस. आपको अब एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिसके ज़रिए से आप इस सेल प्राइस जो कि गलत प्राइसेस दी हुई हैं इनको ऑल्टर करें और ये बोथ ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज़ कॉस्ट प्राइस पर आ जाएं. तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. अच्छा, आप देखने में आपको फील हो रहा होगा ये मुन्ना सा क्वेश्चन है और है भी मुन्ना सा क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली ये एक ब्रेन एक्सरसाइज है. किसी भी सेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट है. लाइन प्लीज़ आप अब दोबारा अपने दिमाग में दोहराएं
और चाहे इसको पॉज दें और जो मैंने बोला है उसको दोबारा बोलिए कि अगर सेल प्राइस दी हुई है तो उसके अंदर ज़रूर प्रॉफिट शामिल होता है। अब आपने उस प्रॉफिट को ख़त्म करना है तो वो कॉस्ट प्राइस बनेगी। इसको हम यहाँ पर एक दफ़ा लिख के करते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो सेल प्राइस है इसके अंदर हमेशा प्रॉफिट इंक्लूड होता है जिस पर आपने इसको बेचा होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट होती है, उसमें प्रॉफिट शामिल करके आप सेल कर रहे होते हैं। अब उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि कितना प्रॉफिट आपने इंक्लूड किया है। नॉर्मली वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो गिवन होती है, तो आप क्या करते हैं उस सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो को लगा के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फिर कॉस्ट भी निकल सकती है। अब हमारा यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि आपको वो रेशो ही नहीं गिवन है कि इसके अंदर जो सेल प्राइस में प्रॉफिट शामिल है वो कितना है। ये जो आप नीचे देख रहे होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ये उसकी परसेंटेज है और ये भी किसी एक्सपेंस की परसेंटेज है। इससे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेलिंग और एडमिन जो है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। अब आप वापस हैं तो आप ज़रा गैस करेंगे, अब अगर प्रोपोर्शन ही नहीं दी हुई कि 25%, 20%, 30%, हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज़ इंक्लूडेड इन सेल्स, percentage is not given, then how you would be able to calculate amount of profit included in this sale price। तो फिर आप क्या करेंगे उस प्रोपोर्शन को, जब प्रोपोर्शन है ही नहीं आपके पास, अब आपने इनडायरेक्टली इस प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है। और उसके लिए मैं आपको पहले एक हिंट दे देता हूँ। पहले तो आप यूँ करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका देखें। ये बस दिखाने के लिए था और परफॉर्मा यहाँ पे हमने करना है और इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे ये बताइए कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी हो, हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। ये राइट वाली साइड जो है ना, ये इसी काम के लिए, वर्किंग के लिए। CGS कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें प्लस करते हैं आप परचेजेस और माइनस करते हैं आप उसमें क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास CGS आ जाती है। और ये हम कई दफ़ा डिस्कस करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर गुजर गया हुआ है CGS का, और ये CGS का ही चैप्टर है, आपको पता होगा। ओके, CGS कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। चले, मैंने कहा मैं आपको परफॉर्मा दिखाई दूँ। ये है परफॉर्मा जो किसी और क्वेश्चन का सॉल्व हुआ है। आपका काम सिर्फ ये देखना है, ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें हम परचेजेस को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट तो आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना लेबर है, ना FOH है, ना वर्क इन प्रोसेस है, ना फिनिश गुड्स है, तो समझें यही आपकी CGS आ गई है। अब मैंने यही काम नीचे फार्मूला में किया है, ये हमारी CGS है और इसके साथ मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। होपफुली आपको अब रिमाइंड हो गया होगा। अब मसला ये है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो CGS होती है ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक इटसेल्फ कॉस्ट पर होता है, परचेजेस कॉस्ट पर होती हैं और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर होता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें कॉस्ट प्राइस पर होती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने अमाउंट ही हमें गलत दी हुई है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, उन्होंने कहा ये सेल प्राइस के ऊपर है, मैं S डाल रहा हूँ, आपने याद रखना है। उसके बाद जो परचेजेस गिवन है वो चलें कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो सेल प्राइस के ऊपर है। ओके, अब जब आपके सामने ये आए कि ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास सेल प्राइस पर है और क्लोजिंग स्टॉक भी सेल प्राइस पर है, तो आप ऐसा करें, आप फेक परचेजेस निकाल लें। अभी सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ये स्टेप टेक ओवर कर रहे हैं, समझना शुरू कीजिएगा। आप इसको भी सेल प्राइस पर निकालें। इसका क्या मतलब निकल रहा है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक सेल प्राइस का है, परचेजेस सेल प्राइस पर है और क्लोजिंग स्टॉक भी सेल प्राइस पर है, तो क्या इसको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो कॉस्ट निकलेगी? नो, इसका मतलब वो कॉस्ट नहीं निकलेगी, वो भी आपके पास सेल प्राइस ही निकलेगी। ये इनडायरेक्ट तरीका है जिसके ज़रिए से आप परचेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जब ओरिजिनली ओपनिंग स्टॉक वुड ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेजेस बोथ आर एसोसिएटेड विद द कॉस्ट प्राइस, तो ये जो परचेजेस इस वक्त आपके पास सामने लिखी हुई है सेल प्राइस पे, क्या ये ठीक परचेजेस निकलेंगी? तो आप में से जो कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जिनकी वो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं निकलेंगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है ही नहीं।
और ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर नहीं है, तो ज़ाहिर है इससे जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो गलत निकलेंगी, क्योंकि दोनों इन्वेंट्रीज़ को कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो अब हम यहाँ पर जो बुक में गिवन चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी स्टेटमेंट पूरा करेंगे, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ चूँकि वहाँ पे सेल प्राइस लिखी हुई है तो वो फेक परचेजेस निकलेंगी। बहरहाल सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है इसको हम पिक करने लगे हैं, और ओपनिंग इन्वेंट्री है 25,000। पीछे मैंने लिखा हुआ है, चलें सेल्स को बाद में लिख लेते हैं, मैं वैसे पहले लिखने लगा था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 20-25 हज़ार 20-25 हज़ार यानी 20,25,000। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, वो हमें पता नहीं है अभी क्योंकि कॉस्ट वाली पता है, सेल वाली नहीं पता। तो आप यहाँ पर परचेज़ एज इट इज़ उतार दें, लेकिन सेल प्राइस वाली परचेज़ है। उसके बाद ब्लू स्केयर के ऊपर फार्मूला देखें, माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। वापस अपनी बुक में जाएं और यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री सेकंड लास्ट नंबर पे है, इसको ध्यान रखना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन वो भी सेल प्राइस पर है और वो है 27 लाख। तो आप यहाँ से माइनस कर दें 27 लाख। और राइट, अब ध्यान दें ज़रा, ये जो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था मैं पहले सेल्स ही लिख दूँ, सेल्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आप यहाँ पर सेल्स की अमाउंट लगाएं जो कि इधर आपको मिल रही है। सबसे लास्ट जो अमाउंट है वो सेल की है और वो अमाउंट है 1,44,45,000। बहरहाल 1,445,000 है, ऐसे करके याद रख लेते हैं। 1,445,000 ऐसे ही है जी, और ये बनता है 1,44,45,000। ठीक हो गया। 1,445,000 1,445,000 अमाउंट ठीक हो गई। ले जी, अब आपके कुछ मसाइल हल होने शुरू होंगे। अब आपने अपनी अमाउंट्स को फिल कर दिया। ब्लू स्केयर के ऊपर चेक करें क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले सेल, वही सेल आपने यहाँ लिखा। ओपनिंग स्टॉक बुक में दिया हुआ था वो सेल प्राइस पर था, ओपनिंग स्टॉक आपने सेल प्राइस वाला लिखा। और क्लोजिंग स्टॉक 27 लाख ये बुक में भी गॉड अच्छा है। तो ये बहुत ही फेवरेबल गैजेट्स, एक्सेल हो या वर्ड हो, मोबाइल हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये मशीन्स जो हैं साथ नहीं देती, वो रेज़ ही हो गया जितना सारा कुछ हमने लिखा था। बहरहाल वो मैं दोबारा लिख दिया। अब जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर पढ़ें, सबसे पहले सेल लिखी हुई थी, आपने सेल लिख दी, ये ओपनिंग स्टॉक था। ऊपर आपने देखे सेल प्राइस पे लिखा, ठीक है ओके। परचेज़ आपको सेल प्राइस वाली नहीं पता, और ये जो 27 लाख है ऊपर पढ़ें वो क्लोजिंग स्टॉक भी सेल प्राइस पर था। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है ये सेल प्राइस पर ही लिखी हुई है। तो जाहिर है कि इससे अगर आप परचेज़ निकालेंगे तो वो किस पे निकलेगी, वो भी सेल प्राइस पर निकलेगी। अब इसको सॉल्व करने की हम नेक्स्ट जो स्टेप है टेक ओवर करते हैं उसको, और आप देखते जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इज इक्वल टू से इधर ये एक अमाउंट लिखी हुई है और उससे आगे 20-25,000 जो है वो इधर प्लस हो रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं इधर इसको लाना चाह रहा हूं, 20-25 को इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे लाना चाह रहा हूं। इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ऊपर जो अमाउंट 1,445,000 और 20-25 हज़ार इधर प्लस हो रहा है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा 20,25,000। ऑलराइट, अब एक काम और आप करें, यहाँ पर जो 27 लाख है ये इस साइड पे क्या हो रहा है, माइनस। अब आप इसको इज इक्वल टू से, ये इज इक्वल टू से इधर लाना चाह रहे हैं। अगर ये इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करने लगे हैं, प्लस करेंगे। जो ऊपर 27 लाख आपको नज़र आ रहा है उसको हम यहाँ प्लस कर देंगे। लें जी, आप इज इक्वल टू। अब आप मुझे ये बताइए कि ऊपर से आपने जो ब्लू स्केयर से नीचे चेक कीजिएगा, 20,25,000 को भी उधर ले गए और 27 लाख को भी उधर ही ले गए। अब इधर फिर क्या बचा, सिर्फ परचेजेस। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर दें परचेजेस। ओके, अब इधर आइए। इधर जो कैलकुलेशंस हैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई हुई है। आपने इनको अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अमाउंट है 1,445,000, उसमें माइनस करना है आपने 20-25,000। ओके, और इसमें
प्लस करना है 27 लाख। यूँ आपके पास ये आंसर आ गया है। और ये आंसर आपका आया किस चीज़ का है? ये सिर्फ परचेज़ का आंसर आया, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आपने यूँ परचेज़ निकाली, लेकिन ये जो परचेज़ हैं कौन सी परचेज़ निकली हैं? नकली परचेज़ जो हमने शुरू में डिसाइड किया था, और ये सेल प्राइस पर निकली हैं। और परचेज़ कभी सेल प्राइस पर होती नहीं है, परचेज़ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। लेकिन जी अब आपने ध्यान कर लिया, आपके पास एक परचेज़ आ गई है जो सेल प्राइस के ऊपर है। इसी को मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ ताकि हम जो नेक्स्ट स्टेप लें आपको अंडरस्टैंडिंग हो। एक परचेज़ आपने निकाल ली है जो सेल प्राइस पर है, और वो निकली 1512 टेट्रा 0। ओके, टेट्रा 0। और एक परचेज़ जो है वो बुक में गिवन है, मगर वो बुक वाली जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। उसके लिए हम बुक में वापस जाते हैं और देखते हैं परचेज़ कहाँ पे दी हुई है। परचेज़ देखें, सेकंड जो अमाउंट है दैट इज़ फॉर परचेज़, और वो कितनी है? 9828। वो अब आप यहाँ मेंशन कर दें 98,28,000, 98,28,000। ये आपके पास परचेज़ आ गई। यहाँ पर आप गौर से देखें, दो परचेज़ आपके सामने है, एक सेल प्राइस पर है, एक कॉस्ट प्राइस पर है। आप यूँ समझें कि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स हैं। इनकी परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या? चलें एक लाइन छोड़ देते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड सेल, वो कैसे निकालेंगे? आप परचेज़ लें जो कॉस्ट प्राइस पर है, उसको डिवाइड कर दें परचेज़ पर जो कि सेल प्राइस पर है, तो आपको प्रपोर्शन मिल जाएगी। अब होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। ये लाइन से बाहर चला गया। अच्छा, पहले हम परचेज़ को ही कैपिटल लेटर की बजाय स्मॉल लेटर में लेकर आते हैं, और स्पेलिंग भी इसके ठीक नहीं है। अच्छा जी, परचेज़ आपने दो तरह से ले ली, एक कॉस्ट प्राइस पे परचेज़ है और एक सेल प्राइस पर परचेज़ है। सिंपल आप इनको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इनकी प्रपोर्शन आ जाएगी। यहाँ से अब आपको ध्यान रहेगा। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड सेल कैसे निकलेगी? कॉस्ट को सेल पे डिवाइड करने से। अब ऊपर आपने कॉस्ट भी निकाली हुई है और सेल भी निकाली हुई है, इसको आप लिख लें परसेंटेज निकाल रहे हैं, और उसके लिए आपने कॉस्ट प्राइस वाली परचेज़ यानी 9828,000 को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर? जो सेल प्राइस वाली आई है 1512 टेट्रा 0। ओके, इस तरह से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आपने सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेना है। जो ब्लू स्केयर आपको नज़र आ रहा है, इससे ऊपर जो कैलकुलेशन है वो लिख रहा हूँ 9828,000, और इसको डिवाइड करना है 1512 टेट्रा 0 पर। ओके, यूँ आपके पास एक परसेंटेज आ गई 0.65। आप इसको और करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी। और उसके लिए आपने क्या करना है? 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप लिख सकते हैं 65%। क्लियर होगी बात? आपने ये सारी मेहनत क्यों की है? क्योंकि आपको कॉस्ट और सेल का रिलेशन ही नहीं पता था। ये वाली जो परसेंटेज जो मैंने आप हाईलाइट की हुई है, दिस परसेंटेज वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये होती तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वर्किंग ना करनी पड़ती। हमें ये पता था कि ओपनिंग स्टॉक इज़ गिवन ऑन सेल प्राइस, वाइल ओपनिंग स्टॉक ओरिजिनली बी रिकॉर्डेड ऑलवेज विद द कॉस्ट प्राइस। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यहाँ सेल प्राइस था, उसको कन्वर्ट करना था। लेकिन किस रेट से कन्वर्ट करते? उसके लिए हमने क्या काम किया? हमने एक फेक परचेज निकाली जो सेल प्राइस पर थी, सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड सेल प्राइस। वो रिलेशनशिप हमने पता करा लिया, वो 65% है। शायद इसका आंसर हो, वो हम देख लेते हैं, मेरी नज़र पड़ी थी। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, आपने जो परसेंटेज निकाली वो ही परसेंटेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। जो कॉस्ट और सेल प्राइस की आपस की परसेंटेज है दैट इज़ 65%, और वो 65% हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा काम आसान हो गया है। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी वर्किंग को। मेरे मुंह से जो वर्ड निकल रहा है इन्जॉयमेंट का, एक्चुअली आई लव माई वर्क।
तो दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम डूइंग माई जॉब, माई वर्क, माई पैशन, तो आई एन्जॉय। और बिलीव मी दीज वर्ड्स आर हैविंग अ वेरी सॉलिड मीनिंग फॉर यू। भड़क नहीं मार रहा हूँ, तो मैं इंजॉय करता हूँ अपने काम को, इसलिए। चलें खैर, अब वापस आते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या होता है? दैट वुड बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने दोबारा उसको लेस करना होता है, खुद ही बोल्ड हो गया, लेस करना होता है आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे चूँकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बनानी पड़ेगी, तो चलें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देता हूँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनी बनाई नहीं आपको मिलेगी, आपने खुद बनानी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिख के, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फ़िलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एक आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो भी CGS का हिस्सा होता है। एक आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, वो भी CGS का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस CGS के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ओके, स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती कहते हैं, वो आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री आप लेते हैं, उसमें आप ऐड करते हैं परचेजेस को, और उसमें से लेस करते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास CGS आ जाती है। इन सब को एक ही जगह पे लिख लेते हैं। CGS आ गई तो समझें कि आपका GP भी साथ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात आपने समझनी है कि आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सेल प्राइस के ऊपर है, और आपको उसकी परसेंटेज यहाँ पता चल गई, वो 65% है। तो आप यहाँ पर करें क्या, वो ओपनिंग स्टॉक जो कॉस्ट पे आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू कॉस्ट हो, वो कैसे निकलेगा? आप क्या करें, वो ओपनिंग स्टॉक जो सेल प्राइस पर है उसे पिक करें, और सिर्फ आप मल्टीप्लाई उसे कर दें परसेंटेज से, जो परसेंटेज कॉस्ट और सेल की है। कौन सी परसेंटेज? जो कॉस्ट और सेल की परसेंटेज है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कौन सा स्टॉक आ जाएगा? जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। इसी तरह से आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक जो आपको रिक्वायर्ड है वो कॉस्ट पे होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? आप क्लोजिंग स्टॉक वो पिक करें जो सेल प्राइस वाला है, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें एक परसेंटेज से, जो कौन सी परसेंटेज है? कॉस्ट ओवर सेल वाली। क्लियर हो रही है बात? अब आप यहाँ पर आएँ और यहाँ कैलकुलेशंस अपनी स्टार्ट कर दें। जहाँ पर ब्लू स्केयर है वहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, लेकिन कौन सा? कॉस्ट प्राइस वाला। वो कैसे निकलेगा? जब आप ओपनिंग स्टॉक जो सेल वाला है, और आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल रहा है यहाँ पर कि ये बिगनिंग इन्वेंट्री है, ये ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन ये सेल प्राइस वाला, यही हमें फ़िलहाल चाहिए 20-25 हज़ार। उसको आप पिक करें 20,25,000, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वो परसेंटेज जो कॉस्ट और सेल की है। और ऊपर देखें हमने 65% निकाली हुई है, जिसे 0.65 कहते हैं। ये काम आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो हमें रिक्वायर्ड है वो वाला ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस वाला। अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, वो आप कर लें। कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 20,25,000 और इसका 0.65 ले लें। यानी ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट होके आ गया, लेकिन कौन सा ओपनिंग स्टॉक? जो कॉस्ट प्राइस पर था और क्वेश्चन में गिवन नहीं था। आपने उसको जो ओपनिंग स्टॉक जो सेल प्राइस वाला था उसको कन्वर्ट करके ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट वाला बना लिया। इसी तरह से अब हमने देखना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक वो चाहिए जो कॉस्ट प्राइस वाला है। और वो कैसे निकलेगा? जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर हेडिंग देखें, क्लोजिंग स्टॉक जो सेल वाला है उसको पिक करना है। क्वेश्चन में आए, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस वाला लिखा हुआ है, ये पहले हम इसे ही पिक करना है 27 लाख।
ऊपर जहाँ ब्लू स्केयर है उसका फार्मूला आप चेक करते जाएँ, 27 लाख। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक परसेंटेज के साथ, और वो कौन सी परसेंटेज, जो कॉस्ट और सेल वाली है। अब आप इसकी कैलकुलेशन लिख लें, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, वो अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज लिखते हैं। यहाँ पे परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है 65%। कॉस्ट और सेल का रिलेशनशिप यानी 0.65, 65 को 100 पे डिवाइड करके। और राइट, अब इसकी सिर्फ हम कैलकुलेशन करनी है। जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर जो नज़र आ रहा है वही कैलकुलेशन है, 27 लाख, और मल्टीप्लाई करना है 0.65 से। ले जी, आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस पर आ गया। दो स्टॉक्स आपको चाहिए थे, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, फिर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मालूम है, सेल है। क्वेश्चन में जाएं और वहाँ पर चेक कीजिएगा, आपके पास ये सेल प्राइस है, लास्ट लाइन में लिखी हुई है, और वो है 1,44,45,000। वही आप यहाँ पर पुट अप कर दें, और अमाउंट भी ऑड सी दी हुई है, 1,44,45,000, 1,44,45,000। ऑल राइट। अच्छा जी, अब अच्छी बात यह है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो पहले सेल प्राइस पर था अब कॉस्ट प्राइस पर आ गया। अब आप ओपनली पुट कर सकते हैं। परचेज़ कॉस्ट प्राइस पर होनी चाहिए और वो बुक में कॉस्ट प्राइस पर दी हुई है, ओके हो गया। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको कॉस्ट प्राइस पर चाहिए था, वो अवेलेबल हो गया। अब आप इजीली अपनी स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक निकला है, आपने याद रखना है जो बुक में दिया हुआ है उसको नहीं टेक ओवर कर रहे। जो ओपनिंग स्टॉक विच वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हेयर, ये है वो ओपनिंग स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस वाला है, वो टेक ओवर करके आपने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद परचेज़, आप बुक में जाएं और यहाँ पर आपके पास परचेज़ गिवन है, ये पहले ही हमें कॉस्ट प्राइस पर दी हुई है, और परचेज़ की प्राइस है 28,00,000, वो अब आपने यहाँ पुट करनी है, 98,28,000। ओके, लास्ट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्या बोला आपको, क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ गिवन इन द बुक, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट क्लोजिंग स्टॉक, बट द क्लोजिंग स्टॉक विच वी हैव कैलकुलेटेड इज़ दिस, जिसको आपने अभी कैलकुलेट किया था। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक आपने टेक ओवर करना है, और उसको आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये वाला क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। स्टेटमेंट आपकी पूरी हो गई। अब आपको पता है कि सीजीएस कैसे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक, उसमें नीचे लिखा हुआ है ऐड करें परचेजेस लेस करें क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 13,16,25,000, और प्लस करना है आपने परचेजेस 98,28,000, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक 17,55,000। यूँ आपके पास आपका जो सीजीएस है वो कैलकुलेट होके आ गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप भी आपको पता है, आपने सेल में से अगर सीजीएस लेस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही काम हम करने लगे हैं। हमारी सेल प्राइस है 1,44,45,000, इसमें से आपने 93,89,250 जो आपके पास सीजीएस आई हुई है इसको लेस कर दें तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसकी लाइन थोड़े से नीचे, इसको हम पिक करके ऊपर वाली लाइन में पोस्ट कर देते हैं सो दैट अलाइनमेंट ठीक रहे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 50,55,750। अब उसके बाद इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और बुक में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह से हम मेरी नज़र पड़ी थी दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको एक एक्सपेंस नज़र आ रहा है सेलिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में जाएं और यहाँ पर आप लिख दें सेलिंग एक्सपेंसेस, और वो प्रपोर्शन उसने दी हुई है साथ में। सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 77.5% ऑफ सेल्स लेने हैं, वो आप यहाँ पर लिख दें 7.5% ऑफ सेल्स। और नीचे आपको उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर देखते हैं लिखे हुए हैं एडमिन एक्सपेंसेस, और वो आप आगे मेंशन कर दें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और उसकी रेशो भी हमें गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की 2.5% ऑफ सेल्स गिवन है। वही आप यहाँ पिक करें और लिख दें 2.5%
ऑफ सेल्स। अब ये इनकी वैल्यू लेंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे इन दोनों को। अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी ठीक कर दूँ। ओके, अब पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो सेलिंग है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है 7.5% ऑफ सेल। सेल कितनी है वो ये सबसे पहली अमाउंट है 1,44,00,000 वाली। इसका आपने कितने परसेंट लेना है 7.5 और इसका कितना परसेंट लेना है मल्टीप्लाई बाय 7.5 यानी कि 7.5 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.075। और राइट, ये कैलकुलेशन हो गई हमारी सेलिंग एक्सपेंस की। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेने हैं, उसमें भी सेल्स की परसेंटेज लेनी है। ऊपर जाएँ, सेल्स हैं आपके पास 1,44,45,000 और इसका आपने 2.5% लेना है यानी 2.5 को डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.25 आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट होके आ गए और वो दो थे, सेलिंग और एडमिन। दोनों को प्लस करते हैं। पहला आपके पास सेलिंग था, दूसरा आपके पास एडमिन था। दोनों एक्सपेंसेस को आपने प्लस किया तो आपके पास कैलकुलेशंस आ गई 46,94,625। ये क्या आया, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दिए और आपको यहाँ से पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका था 50,55,750 और उसमें से 46,94,625 ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस थे। तो आपके पास अब जो कैलकुलेट हो के आया क्या है भला, वो दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। और यही कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर आप मेंशन कर दें बट वी हैव कैलकुलेटेड इज़ नेट प्रॉफिट। और फाइनली आपके पास ये आंसर है 361125। चेक करते हैं हमारे पास जो बुक में आंसर है। ओके, 361125 ही आपके पास यहाँ है और वहाँ पर भी वही आंसर है। तो आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, बहरहाल फिर मैंने कहा आपको मैं मेंशन कर दूँ। ये नेट प्रॉफिट है 3611,250 और आपके पास जो आंसर है वो 3611,250 है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को आप फॉलो करें, यहाँ आके बेशक इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छी तरह से कैलकुलेशन को समझें। लेकिन लग छोटा सा क्वेश्चन रहा था और है भी छोटा सा, मगर ये दीज आर टू मैनी लॉन्ग कैलकुलेशंस विच वर सपोर्टिव कैलकुलेशंस जिनको हमने किया और सिर्फ एक काम के लिए कि ओपनिंग स्टॉक हमें कॉस्ट प्राइस पर और क्लोजिंग स्टॉक हमें कॉस्ट प्राइस पर मिल जाए, जिसको इन्वेंट्री कैलकुलेशन कहते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इवन if after taking this much time, if you have any query, if you haven't understood anything, you may ask any question through your comment. You can contact me directly as well, you can text me. हम इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात करेंगे for the solution of any of the new question. तब तक के लिए please take care of yourself and please pray for me as well. Thank you very much. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।